हमारा टॉपिक है क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स, गणित में सृजनात्मक चिंतन। सबसे पहले समझते हैं क्रिएटिविटी आखिर होती क्या है। तो क्रिएटिविटी का अर्थ है ऐसी क्षमता जिसमें हम अपनी नॉलेज, इमेजिनेशन यानी कि काल्पनिक शक्ति और अपनी स्किल्स का यूज़ करके कुछ ऐसा उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसा बना देते हैं जो पहले कभी किसी ने ना बनाया हो। उसी चीज़ को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। ये हर बच्चे में होती है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। ये हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू सी न्यू रिलेशनशिप, टू प्रोड्यूस अनयूजुअल आइडियाज, टू डेविएट फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। ये एक ऐसी क्षमता है जिससे हम पुरानी नॉलेज में कुछ नए रिलेशनशिप्स बना के उनके बेसिस पे उन्हीं से नए आइडियाज़ को निकाल के सामने ला सकते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो ये एक परंपरागत सोचने के तरीके से हट के कुछ अलग तरीके से सोचना है। और अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। आखिर मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी की क्या ज़रूरत है और हमें क्रिएटिव टीचर्स और स्टूडेंट्स क्यों चाहिए। स्टूडेंट्स की इनोवेशन को और क्रिएटिविटी को फ्लरिश होने के लिए टीचर्स का खुद क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर्स खुद क्रिएटिव होंगे तभी वो डिटेक्ट कर पाएंगे कौन बच्चा कितना क्रिएटिव है और उसी के हिसाब से उसे ट्रीट करके एक क्रिएटिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर पाएंगे। 14 इयर्स के बिलो ही स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी हाईएस्ट पीक पे डेवलप करता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन में ही उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए। हमें बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाना है। उन्हें इस तरह का तैयार करना है कि वो क्वेश्चंस पूछ सकें कि अगर ऐसा फॉर्मूला है तो वैसा क्यों है। न्यू इन्वेंशन और आइडियाज़ क्रिएट करने के काबिल बनाना है। शकुंतला देवी की तरह हिस्ट्री क्रिएट करने के काबिल बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक सामान्य दायरे से बाहर निकलकर कुछ अलग सोचने के काबिल बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। हाउ टू नरिश द क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। टीचर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उन्हें ध्यान देना होगा इंडिविजुअल और सोशल कंपोनेंट्स पे, व्यक्तिगत और सामाजिक तत्व। बच्चों को इस काबिल बनाना होगा कि वो खुद के और अपनी सोसाइटी के सभी के साथ मिलके जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, वो डेली लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उन सभी को सॉल्व कर पाए। सोशली उसे पेशेंस से दूसरों की प्रॉब्लम सुनने आनी चाहिए ताकि वो उन्हें भी हेल्प कर सके। इसके बाद दूसरी ध्यान देने वाली बात है चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए जो उनकी डेली लाइफ या फिर उनकी प्रीवियस नॉलेज बेस्ड ही हो, लेकिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो, उन्हें वो करने में बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। उसके लिए उन्हें काफ़ी टाइम देना चाहिए और ये प्रॉब्लम्स उन्हें होमवर्क के लिए भी दे सकते हैं। इसे करने से बच्चे में इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट आएगी और वो थ्रिल हो जाएगा। उसे क्वेश्चंस करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें ज़्यादातर हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिनका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं होता। उन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। तो इनमें बच्चे अपनी अपनी राय दे सकते हैं। अलग अलग तरीक़ों से वो उसी के आंसर की खोज करेंगे और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहेंगे। ये एक चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण समस्या का उदाहरण है। इसमें अलग अलग नंबर्स में अलग अलग कलर्स यूज़ किए गए हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये आप बच्चों को पूछ सकते हैं और उन्हें टाइम दे सकते हैं कि वो अपना टाइम लेके इसका सॉल्यूशन निकालें। उन्हें आंसर की इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर यही होगा कि सेम कलर्स में वही नंबर्स हैं जो एक दूसरे से डिवाइड होते हैं।
जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन विद अदर नंबर्स ऑल्सो। इस तरह के प्रश्न भी हमें बच्चों से पूछने चाहिए, जिसमें हमने आर्ट्स का यूज़ करके मैथ को उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। प्राइमरी लेवल पे इसी तरह के क्वेश्चंस बच्चे इंजॉय करते हैं। इसमें कार्टून कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उन्हें प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन वो ऐसा खेल खेल में कर रहे हैं। तो खेल विधि मैथ्स को पढ़ाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बटरफ्लाइज काउंट करके बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं, और शेप्स के थ्रू हम उन्हें 3 डायमेंशनल शेप्स का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और इसे वो बनाते हुए वो इंजॉय भी करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स सिखाने का एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे है। इसी तरह के मेथड्स आपको यूज़ करने हैं, और मैथ्स की जितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उन्हें बहुत ही इजी वे में रिप्रेजेंट करना है। जैसे फ्रैक्शंस का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने प्लेट्स को फ्लावर का रूप दिया है। पूरी प्लेट 1, आधी प्लेट हाफ, प्लेट के 3 हिस्से 1/3 और प्लेट के 4 हिस्से 1/4 पार्ट बता रही है, जिससे फ्रैक्शंस क्लियर हो जाएंगे। हमने 3 नंबर्स को अलग अलग तरीके से प्लस और माइनस करके ये बताया है कि ये तीनों कैसे एक आपस में इंटर रिलेटेड हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है बच्चों की उन महत्वपूर्ण योग्यताओं का विकास करना जो केवल हम पर निर्भर करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। टीचर को मैथ को जितना इंटरेस्टिंग हो सके उतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। चिल्ड्रन को खुद प्रॉब्लम क्रिएट करने भी आनी चाहिए, उसे सॉल्व करने की टेक्निक्स अंडरस्टैंड करने भी आनी चाहिए, और अगर ज़रूरत हो तो वो उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में दिए गए सेम तरह के क्वेश्चंस में बस डिजिट्स चेंज करके आप बच्चे को दे दो। आप अपनी तरफ से अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से ही बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग वे में मैथ को रिप्रेजेंट करोगे। प्राइमरी लेवल पे एक प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस हमने इस पिक्चर में दिखाए हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं SDE, यानी कि सब्जेक्टिव डोमेन ऑफ एक्सपीरियंसेस। इसमें हम बच्चों को एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्यूशन निकालना सिखाते हैं, जिसमें बच्चों की पर्सपेक्टिव अलग अलग तरीके से सोचने की बढ़ती है। और इसके बाद हमें बच्चों के लिए स्पेशली उनके आइडियाज़ के लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें हाँ कह के ही जवाब देना चाहिए, उसके बाद एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपने यहाँ पर इतनी गलती कर दी है। प्ले करते हुए उन्हें एक्सप्लोर करवाना चाहिए ताकि वो खेल खेल में ही सीखें। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करने की छूट देनी चाहिए। हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें बच्चे अलग अलग शेप बन के आएंगे और एक दूसरे की शेप के बारे में यानी खुद के बारे में बताएंगे। उससे बच्चों को खेलते खेलते नॉलेज गेन होगी। इसके साथ हम बच्चों के आर्ट एजुकेशन को भी इस तरह से कंबाइन करके पेंटिंग करना सिखा सकते हैं, जिसमें वो केवल शेप्स का ही यूज़ करें। इससे भी वो जल्दी ही छोटे लेवल पे ही शेप्स बनाना सीख सकते हैं। इसके अलावा हम एक ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एक नंबर या कोई भी कंसेप्ट अपने बारे में पूरी स्टोरी बताएगा। इसमें हम एग्जाम्पल के लिए 13 नंबर को ले सकते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि 13 नंबर अपने से छोटे नंबर्स के साथ डिवाइड नहीं होता, वो क्यों सबसे नाराज़ है। इस तरह की स्टोरीज से बच्चे जल्दी कंसेप्ट्स को ग्रैस्प करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। इसके अलावा छोटे बच्चों के साथ हमेशा प्यार से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जैसा टीचर बिहेव करता है वैसा ही वो उस सब्जेक्ट से रिलेट कर लेते हैं। अगर कोई टीचर गुस्सा करता है तो वो उस सब्जेक्ट से भी डरने लग जाते हैं, और वो डर हमेशा के लिए उनके मन में बैठ जाता है। स्टेम लर्निंग के थ्रू हम बच्चों से साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जो उन्हें फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं।
अब हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि ट्रेडिशनल मैथमेटिकल्स जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उन्हें हम ओपन एंडेड में कैसे बदलेंगे, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कैसे बदलेंगे। तो उसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक धनाभ है जिसे आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करके इसका वॉल्यूम यानी आयतन निकाला जाता है। तो इसमें हम एक्वेरियम का एग्जाम्पल लेंगे। बच्चों से कहेंगे कि एक एक्वेरियम जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो नॉर्मली आपको बुक में मिलेगा, वो इस तरह का होगा। उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई दी गई होगी। ये एक पारंपरिक विधि से किया जाए तो इसमें इन तीनों को गुना करके इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस केस में 3, 6 और 12 को गुना करके 216 आंसर आया है। प्रश्न को ओपन एंडेड यानी विस्तृत जवाब वाला प्रश्न बनाने के लिए इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछेंगे कि हम कहेंगे यदि हमें ऐसा एक एक्वेरियम बनवाना है जिसका वॉल्यूम यानी आयतन 24 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो बच्चों हमें ये पता लगाना है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे और ये अलग अलग तरह के उत्तर जो हमें है वो सुनने को मिलेंगे। इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होगा, बच्चे अलग अलग तरीके से बताएंगे। इसमें अलग अलग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी, लेकिन आयतन 24 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। इस तरह से हम नॉर्मल क्वेश्चन को बदल के एक ओपन एंडेड क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके अलावा हेलोक ने बच्चों की सोच को लचीला बनाने के लिए कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस तैयार किए थे। उन क्वेश्चंस में डिजिट्स को चेंज किया गया था। प्रश्न एक ही तरह का था। जैसे इसमें 2 संख्याएं बताओ जिनको जमा करके 5 और घटाव करके 1 आए। तो बच्चे इसका उत्तर आसानी से दे पा रहे थे, 3 और 2। इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि 2 संख्याएं बताओ जिन्हें जमा करके 12 और घटाव करके 0 आए। तो बच्चों ने वो भी उत्तर 6 और 6 दे दिया। लेकिन इस दौरान बच्चों का माइंडसेट सकारात्मक पूर्ण संख्या निकालना था। उनकी इसी सोच को बदलने के लिए उन्होंने प्रश्न को कुछ इस तरह से बदला कि कोई 2 संख्याएं बताओ जिनको जमा करके 9 और घटाव करके 2 आए। तो अब बच्चे सोचेंगे कि ऐसे कौन से अंक हैं, लेकिन उनका आंसर कोई भी पॉजिटिव होल नंबर नहीं आएगा। और उनकी जो स्वयं की अड़चने हैं, यानी कि स्वयं की जो उनकी मानसिकता थी कि इसी तरह के नंबर जो होंगे वो आंसर में आएंगे, उसी वजह से वो आंसर नहीं दे पाएंगे। अब बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम जब उन्हें उत्तर बताएंगे 3.5 और 5.5 को मिलाने से 9 और घटाने से 2 बनता है, तब उनकी सोच जो है वह लचीली हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने इस ऐसे प्रश्न पूछे और हमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए। और इस तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चंस और फ्लेक्सिबिलिटी को ला के अलग अलग मेथड्स अपना के हम बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो मैथमेटिक्स में ला सकते हैं और उनकी सोच को रचनात्मक बना सकते हैं।